क्या कभी किसी के दिमाग में ये सवाल आया है कि किसी नए तकनीकी और बहुत ही जटिल विषय को गहराई से सीखने की जो प्रक्रिया होती है और एक पूरे देश की सरकार या प्रशासन को सही ढंग से चलाने की जो व्यवस्था होती है, इन दोनों के बीच में क्या समानता हो सकती है? पहली नजर में देखा जाए तो शायद यही लगेगा कि दोनों का आपस में कोई वास्ता ही नहीं है। मतलब एक तरफ हमारा दिमाग है, हमारी एकाग्रता है, किताबें हैं, और दूसरी तरफ संसद, राजनेता और अदालतें हैं, है ना? एग्जैक्टली। लेकिन आज की इस गहन चर्चा में हम ठीक इसी अप्रत्याशित समानार्थता की परतों को उधेड़ने वाले हैं। मतलब आज हमारे पास जो स्रोत मौजूद हैं वे दो बहुत ही अलग दुनियाओं से आते हैं। पहला स्रोत है ए खटाना की JNAI प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग एकेडमी का, जो एक बहुत ही दिलचस्प लर्न टू लर्न मॉडल। हाँ, और जो दूसरा स्रोत है वो है पूर्ति शर्मा द्वारा UGC नेट और JRF 2024 की तैयारी के लिए बनाया गया हमारे संविधान और प्रशासन का ढांचा, जिसे द ट्राइपार्टाइट आर्किटेक्चर ऑफ इंस्टीट्यूशनल ओवरसाइट एंड अकाउंटेबिलिटी कहा गया है। बिल्कुल। और आज का हमारा मुख्य लक्ष्य, या कह लें कि हमारा फोकस, इन दोनों ही सामग्रियों के माध्यम से जवाबदेही यानी अकाउंटेबिलिटी और निरंतर जांच के तंत्र को स्पष्ट रूप से एक्सप्लेन करना है। हम ये समझना चाहते हैं कि ये सिस्टम काम कैसे करते हैं। और ये समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि देखिए, चाहे वो हमारा अपना दिमाग हो जो किसी नई जानकारी को पहली बार प्रोसेस कर रहा हो, या फिर किसी देश का संविधान हो जो सत्ता को नियंत्रित करने की कोशिश कर रहा हो, दोनों ही प्रणालियों को बिना भटके काम करने के लिए चेक्स एंड बैलेंस की बहुत ज़रूरत होती है। संतुलन और नियंत्रण की व्यवस्था। हाँ, बिल्कुल। अगर ये चेक्स एंड बैलेंस ना हो तो कोई भी सिस्टम अपनी तय सीमाओं को पार कर जाता है और उसका पूरा ढांचा चरमरा सकता है। तो चलिए इसे थोड़ा खोलकर समझते हैं। हाँ। क्योंकि किसी भी व्यवस्था को जांचने या उस पर नियंत्रण लगाने से पहले जाहिर है कि उसकी नींव का मौजूद होना और हर एक हिस्से की भूमिका का तय होना बहुत जरूरी है। सही कहा। शुरुआत तो वहीं से होगी। तो अगर हम शुरुआत करें जवाबदेही शब्द से, तो कागजी परिभाषाओं से परे इसका असल में क्या मतलब है? हाँ। मतलब पूर्ति शर्मा जी के स्रोत के हिसाब से ये काम कैसे करती है? अगर हम उस प्रशासनिक ढांचे वाले स्रोत से जवाबदेही या अकाउंटेबिलिटी को एक्सप्लेन करें, तो ये सिर्फ एक नैतिक शब्द नहीं है, ये कोई चॉइस नहीं है, ये एक कठोर बाध्यता है। बाध्यता मतलब कोई मजबूरी? हाँ, इसे ऐसे समझिए कि किसी भी पदानुक्रम में या हायरार्की में जब किसी व्यक्ति को कोई विशिष्ट पद दिया जाता है, तो वो पद सिर्फ सत्ता नहीं लाता, उसके साथ कुछ बहुत ही स्पष्ट कर्तव्य जुड़े होते हैं। हाँ, जिम्मेदारियां। एग्जैक्टली। उन कर्तव्यों को पूरी ईमानदारी से निभाने की जो बाध्यता है और काम पूरा न होने पर जो उत्तर देने की जिम्मेदारी है, वही असल में जवाबदेही है। यानी आपको जो काम सौंपा गया है, उसके परिणाम के लिए आप सीधे तौर पर उत्तरदायी हैं। अच्छा, और दिलचस्प बात यह है कि अगर हम अपने दूसरे स्रोत की तरफ देखें, यानी जो ए खटाना का लर्निंग मॉडल है, उसके पहले स्तर में भी ठीक यही हो रहा है, जिसे लेवल 1 फाउंडेशन कहा गया है। हाँ, जहां सीखने की नींव रखी जाती है। बिल्कुल। किसी भी विषय को सीखने से पहले उसकी एक वैचारिक नींव रखी जाती है और जानकारी की जवाबदेही तय की जाती है। एक सेकंड रुकिए, जानकारी की जवाबदेही तय की जाती है, ये सुनने में थोड़ा भारी भरकम लगता है। असल जिंदगी में कोई इसे करेगा कैसे? स्रोत में नोटबुक LM और माइंड मैप्स का जिक्र है, तो ये काम कैसे करता है? क्या हम सिर्फ कोई PDF अपलोड करके AI को उसे समराइज करने को कह रहे हैं? नहीं, असल में बात इससे थोड़ी ज्यादा गहरी है। यहाँ सिर्फ एक साधारण समरी नहीं मांगी जा रही है। जब हम लेवल 1 फाउंडेशन की बात करते हैं, तो टूल का इस्तेमाल जानकारी को एक विशिष्ट आकार देने के लिए किया जाता है। अच्छा, तो हम डेटा को स्ट्रक्चर कर रहे हैं। हाँ, आप बुनियादी माइंड मैप्स बनवाते हैं, इन्फोग्राफिक्स तैयार करवाते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि दिमाग को ये पता हो कि कौन सी जानकारी मुख्य है और कौन सी जानकारी उस मुख्य जानकारी के अंडर काम कर रही है। अरे वाह! मतलब ये ठीक वैसा ही है जैसे प्रशासन में ये तय करना कि कौन सा अधिकारी किस विभाग का प्रमुख है और कौन उसके नीचे काम करेगा। जानकारी का अपना एक पदानुक्रम सेट किया जा रहा है। बिल्कुल सही पकड़े आप। हाँ, अब ये समझ में आ रहा है। ये तो
ये किसी कंप्यूटर में नए ऐप्स डाउनलोड करने से पहले उसका ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करने जैसा है। बहुत ही सटीक एनालॉजी है ये, है ना? जब तक ऑपरेटिंग सिस्टम अपनी जगह पे नहीं होगा और ये तय नहीं होगा कि कौन सी फाइल कहाँ सेव होगी, तब तक आप कोई भी हाई लेवल ऐप नहीं चला सकते। ठीक उसी तरह पढ़ाई में भी माइंड मैप्स और समरी के जरिए दिमाग रूपी जमीन को समतल करना जरूरी है। हाँ, और इसी ऑपरेटिंग सिस्टम को सुचारू रूप से चलाने के लिए इस लर्निंग मॉडल में नींव रखने के तुरंत बाद ज्ञान की जांच की जाती है। शुरुआती रिकॉल के लिए बहुत ही छोटे क्विज और सरल फ्लैश कार्ड्स का इस्तेमाल होता है। मतलब कोई बहुत मुश्किल परीक्षा नहीं होती? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये बस उस नए सिस्टम को पिंग करके देखने जैसा है कि वो काम कर रहा है या नहीं। प्रशासन की भाषा में कहें तो ये किसी नए अधिकारी को उसकी बेसिक जिम्मेदारियों की याद दिलाने जैसा है, ताकि उसे पता रहे कि उसे किस चीज के लिए जवाबदेह ठहराया जाएगा। लेकिन यहाँ मेरे मन में एक सवाल आता है। हाँ, बताइए। एक बार जब ये नींव बन गई, मान लीजिए ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल हो गया, तो इस पूरी व्यवस्था को लगातार चालू कैसे रखा जाए? क्योंकि सिर्फ एक जगह रुक जाने से तो काम नहीं चलेगा, हमें एक सक्रिय अवस्था की ओर बढ़ना होगा। यहाँ जो सबसे रोचक बात है वो ये है कि ये नया लर्निंग मॉडल एक पेयर्ड लर्निंग स्ट्रक्चर पर बहुत जोर देता है, मतलब जोड़े में सीखने की संरचना। ओके, ये क्या होता है? ये एक निरंतर चलने वाला लूप है। इसके 4 मुख्य हिस्से हैं: लर्न, टेस्ट, स्ट्रेंथन और प्रोग्रेस। यानी पहले सीखें, फिर तुरंत उसका परीक्षण करें, जो कमियां मिलें उन्हें मजबूत करें और फिर आगे बढ़ें। तो ये कोई अलग थलग प्रक्रिया नहीं है जहां बस पढ़ लिया और बात खत्म? बिल्कुल नहीं, ये एक लूप है। अब अगर हम इस ढांचे को उठाकर सरकार के चेक्स एंड बैलेंस के सिद्धांत पर रखें तो वहां भी ठीक यही सक्रिय लूप काम करता दिखाई देता है। सरकार के 3 अंग हैं: विधायिका जो कानून बनाती है, कार्यपालिका जो उन्हें लागू करती है और न्यायपालिका जो समीक्षा करती है। तो इस सब का आखिर मतलब क्या है? मतलब क्या हम ये कह रहे हैं कि ये जो टेस्ट करने का या निगरानी रखने का लूप है, ये कोई विकल्प नहीं बल्कि एक मजबूरी है? हाँ, ये बहुत जरूरी है। अगर हम खुद को लगातार टेस्ट ना करें या फिर सरकार के अंगों पर लगातार निगरानी ना रखी जाए तो क्या सिस्टम फेल हो जाएगा? इसके पीछे का विज्ञान बहुत ही स्पष्ट है। बिना परीक्षण के सिर्फ सीखते रहने से दिमाग में एक अजीब सा भ्रम पैदा होता है। इसे मनोविज्ञान में इल्यूजन ऑफ कॉम्पिटेंस कहा जाता है। इल्यूजन ऑफ कॉम्पिटेंस मतलब इंसान को लगता है कि उसे सब आता है। एग्जैक्टली उसे लगता है कि सब समझ आ गया है क्योंकि किताब खुली है। लेकिन जब बिना किताब के लागू करने की बारी आती है तो दिमाग एकदम ब्लैंक हो जाता है। अरे बाप रे, ये तो बहुत लोगों के साथ होता है। हाँ, और ठीक इसी तरह शासन व्यवस्था में अगर कार्यपालिका पर निरंतर नजर न हो तो बिना परीक्षण के सत्ता का केंद्रीकरण होने लगता है। कोई भी प्रशासन धीरे धीरे अपनी मनमानी करने लगता है। इसीलिए ये सक्रिय लूप दोनों को भ्रम और तानाशाही से बचाता है। चलिए, सिद्धांत तो एक्सप्लेन हो गया कि टेस्ट करना जरूरी है, लेकिन अब इस बात पर गहराई से चर्चा करते हैं कि ये टेस्ट असल जिंदगी में काम कैसे करते हैं। हमारे स्रोत में लेवल 2 एक्टिव लर्निंग की बात की गई है। बिल्कुल। और यहाँ एक शब्द है जिसने मुझे थोड़ा उलझा दिया, सिस्टम प्रॉम्प्ट्स। एक आम इंसान के लिए इसका क्या मतलब है? क्या ये बस एआई को कोई खास रोल प्ले करने को कहने जैसा है? यह एक बहुत ही अहम बिंदु है। देखिए, सिस्टम प्रॉम्प्ट का मतलब सिर्फ एआई से सवाल पूछना नहीं है। ये एआई के व्यवहार को पूरी तरह से प्रोग्राम करने की एक प्रक्रिया है। अच्छा, कैसे? उदाहरण के लिए आप एआई को एक प्रॉम्प्ट देते हैं कि तुम एक बेहद सख्त और तर्कशील प्रोफेसर हो। मैं तुम्हें एक कॉन्सेप्ट समझाऊंगा और तुम्हारा काम है मेरे तर्क में कमियां ढूंढना और मुझसे ऐसे सवाल पूछना जो मुझे असल स्थितियों में सोचने पर मजबूर करे। अरे वाह! तो जब एआई इस तरह से बर्ताव करेगा तो कोई भी रटी रटाई बातें नहीं दोहरा सकता। एग्जैक्टली। उसे उस इंटरैक्टिव चैट में अपने कॉन्सेप्ट्स को डिफेंड करना पड़ता है। इसके साथ ही मॉडरेट लेवल के क्विज और फ्लैश कार्ड्स का उपयोग होता है, जहां सिर्फ ये नहीं पूछा जाता कि ये क्या है, बल्कि ये पूछा जाता है कि अगर ऐसी स्थिति हुई तो ये कैसे काम करेगा। यहाँ पर बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि अगर हम अपने दूसरे स्रोत की तरफ लौटें तो वहां भी शासन की दुनिया में बिल्कुल यही हो रहा है। हाँ, बिल्कुल यही हो रहा है। मतलब विधायिका कार्यपालिका पर सिर्फ किताबों में नियंत्रण नहीं रखती, उसके पास इस नियंत्रण को जमीनी स्तर पर लागू करने के लिए कुछ बहुत ही मारक उपकरण होते हैं। सही कहा आपने। और प्रशासनिक ढांचे में ऐसे ही एक सबसे बड़े उपकरण को
प्रश्नकाल यानी क्वेश्चन आवर कहा जाता है। हाँ, संसद का प्रश्नकाल। ये संसद की कार्यवाही का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है, जहां विधायिका के सदस्य सीधे मंत्रियों से मौखिक सवाल पूछते हैं और मंत्री को पहले से नहीं पता होता कि चर्चा किस दिशा में मुड़ जाएगी। बाप रे, तो उन्हें तो हर पल तैयार रहना पड़ता होगा। बिल्कुल, उन्हें अपनी नीतियों के हर एक पहलू का बचाव करना होता है। ये पारदर्शिता तय करने का बहुत शक्तिशाली टूल है। और अगर ये ओरल टेस्ट काफी न हो और सरकार दिशाहीन लगने लगे, तो एक और बड़ा टूल है अविश्वास प्रस्ताव यानी नो कॉन्फिडेंस मोशन। ओहो, नो कॉन्फिडेंस मोशन। हाँ, ये कोई सामान्य सवाल नहीं है। ये सीधे तौर पर सरकार के सत्ता में बने रहने के अधिकार को ही चुनौती दे देता है। इसे अगर हम जोड़कर देखें तो संसद का जो प्रश्नकाल है वो असल में कार्यपालिका के लिए एक मॉडरेट लेवल क्विज या एक लाइव फ्लैश कार्ड की तरह ही तो है। एग्जैक्टली, बिल्कुल वही है। मतलब महामंत्रियों को एक स्थिति दी जाती है और उन्हें तुरंत साबित करना होता है कि वे अपने कॉन्सेप्ट्स और जिम्मेदारियों को सही से अप्लाई कर रहे हैं। अगर वे उस डेली टेस्ट में फेल हुए तो अविश्वास प्रस्ताव रूपी फाइनल एग्जाम का सामना करना पड़ सकता है। क्या बात है, बहुत ही शानदार तरीके से जोड़ा आपने इसे। ये दोनों ही जगह ज्ञान और सत्ता को लगातार चेक में रखने का तरीका है। लेकिन मान लीजिए कि इन सब नियमित जांचों, फ्लैश कार्ड्स और संसद के तीखे सवालों के बावजूद सिस्टम में कोई बहुत बड़ी गड़बड़ी हो जाए। मतलब कोई एरर आ जाए। हाँ, कोई ऐसा कॉन्सेप्ट जो दिमाग में बिल्कुल ही गलत तरीके से बैठ गया हो, या प्रशासन की तरफ से कोई ऐसा फैसला ले लिया गया हो जो पूरी तरह से गैर कानूनी हो, तब ये पूरी व्यवस्था कैसे प्रतिक्रिया देगी? और यहीं पर हम उस लूप के तीसरे और अंतिम हिस्से में प्रवेश करते हैं, सुधार यानी करेक्शन। क्योंकि अगर गलती पकड़ने के बाद उसे सुधारा ही नहीं गया तो पूरी निगरानी व्यवस्था का कोई मतलब ही नहीं रह जाता है ना। एकदम सही। हमारे लर्निंग स्रोत में इसे लेवल 3 मास्टरी कहा गया है। लेकिन यहाँ पर से एक नया शब्द है ब्लॉग स्टाइल सिंथेसिस। इसका गलतियों को सुधारने से क्या लेना देना है? देखिए, ब्लॉग स्टाइल सिंथेसिस सुधार का एक बहुत ही बेहतरीन तरीका है। जब कोई अपनी कमजोरियां यानी वीक एरियाज पहचान लेता है तो उसे उस पूरे कॉन्सेप्ट को अपनी भाषा में एक ब्लॉग पोस्ट की तरह दोबारा लिखने के लिए कहा जाता है। अच्छा, जैसे किसी और को समझा रहे हो? हाँ, बिल्कुल ऐसे जैसे किसी ऐसे व्यक्ति को समझा रहे हों जिसे उस विषय की कोई जानकारी ही नहीं है। जब आप किसी जटिल चीज को सरल भाषा में लिखते हैं तो आपके तर्क की हर वो कड़ी जो कमजोर है एकदम से सामने आ जाती है। ये तो बहुत पावरफुल है। हाँ, फिर आप उन खाली जगहों को भरते हैं, स्ट्रक्चर्ड रिपोर्ट्स बनाते हैं और उन खास कमजोरियों पर प्रहार करने के लिए हाई वॉल्यूम फ्लैश कार्ड्स का इस्तेमाल करते हैं। ये सब मास्टरी हासिल करने के लिए है। ये तो हो गई दिमागी मास्टरी की बात। लेकिन अगर शासन के क्षेत्र में ऐसी ही कोई भारी गलती हो जाए तो वहां ये सुधार कौन करता है? क्योंकि संसद तो खुद उस सरकार का हिस्सा है ना। शासन के मामले में अगर हम इसको बड़ी तस्वीर से जोड़कर देखें तो ये अंतिम सुधार का काम न्यायपालिका करती है। जुडिशरी? हाँ, जब कार्यपालिका अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर कोई काम करती है जिसे अधिकार की अधिकता या एक्सेस ऑफ अथॉरिटी कहा जाता है, या जब नागरिकों के अधिकारों का हनन होता है, तो न्यायपालिका मूक दर्शक नहीं बनी रहती। तो अदालतें क्या करती हैं ऐसे में? उनके पास एक बहुत ही विशेष कानूनी शक्ति होती है जिसे रिट कहते हैं, WRIT रिट। हमारे स्रोत में 2 बहुत ही प्रमुख रिट्स को एक्सप्लेन किया गया है। मैंने इन रिट्स के बारे में थोड़ा बहुत सुना है, लेकिन ये असल में काम कैसे करती हैं? क्या आप किसी उदाहरण से समझा सकती हैं? देखो, पहली रिट है बंदी प्रत्यक्षीकरण, जिसे हेबियस कॉर्पस भी कहते हैं। मान लीजिए कि पुलिस किसी व्यक्ति को बिना किसी स्पष्ट कारण के हिरासत में ले लेती है। ओके। ऐसी स्थिति में अदालत ये रिट जारी कर सकती है। इसका सीधा मतलब है व्यक्ति को हमारे सामने सशरीर प्रस्तुत करो। अदालत जांच करेगी और अगर हिरासत गैर कानूनी है तो उस व्यक्ति को तुरंत रिहा कर दिया जाएगा। अरे वाह, ये तो प्रशासन की मनमानी पर सीधा प्रहार है ना। और दूसरी रिट है परामादेश या मैंडमस, जिसका शाब्दिक अर्थ है हम आदेश देते हैं। ये कब इस्तेमाल होती है? कल्पना कीजिए कि कोई सरकारी अधिकारी जानबूझकर अपना कानूनी कर्तव्य निभाने से मना कर देता है। तब अदालत ये परामादेश जारी करती है, जो एक स्पष्ट कानूनी आदेश होता है कि वो अपना काम करे। मतलब ये रिट्स उन बड़ी गलतियों को सुधारने के लिए हैं जो सामान्य पूछताछ में छूट जाती हैं।
ये सब सुनने में बहुत आदर्श लगता है, लेकिन यहाँ मेरे मन में एक शक पैदा हो रहा है। कैसा शक? जरा सोचिए, अगर मैं कुछ पढ़ रहा हूं और हर पैराग्राफ पढ़ने के बाद खुद को टेस्ट करने लगूं या हर छोटे से डाउट के लिए फ्लैश कार्ड बनाने लगूं, तो मैं अपनी किताब कभी खत्म ही नहीं कर पाऊंगा। पॉइंट तो है। उसी तरह अगर न्यायपालिका हर छोटे फैसले में दखल देने लगे या संसद हर दिन अविश्वास प्रस्ताव लाने लगे, तो क्या सरकार का पूरा काम धीमा नहीं हो जाएगा? ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, और यही वो जगह है जहां हमारे पूर्ति शर्मा वाले स्रोत का एक अहम हिस्सा इनसाइट 5 सामने आता है। ये एक खतरे की घंटी है। खतरे की घंटी? हाँ, इसमें स्पष्ट रूप से एक्सप्लेन किया गया है कि निगरानी और जांच की एक क्रिटिकल थ्रेशोल्ड यानी एक महत्वपूर्ण सीमा होती है। संतुलन बनाए रखना एक बात है, लेकिन अगर नियंत्रण उस सीमा को पार कर जाए तो वो पंगु बना देने वाला कंट्रोल बन जाता है। पंगु बना देने वाला मतलब पैरालाइजिंग कंट्रोल। एग्जैक्टली। बहुत अधिक अदालती दखल अंदाजी प्रशासन को पूरी तरह से अक्षम बना सकती है। अधिकारी कोई भी नया फैसला लेने से डरने लगेंगे कि कहीं अदालत स्टे न लगा दे। इसे पॉलिसी पैरालिसिस भी कहा जाता है। और यही सेम चीज लर्न टू लर्न स्ट्रक्चर पर भी हूबहू लागू होती है। बिल्कुल। अगर कोई सिर्फ और सिर्फ टेस्ट ही देता रहे, दिन भर क्विज सॉल्व करे और शांत दिमाग से जानकारी को अब्सॉर्ब करने पर फोकस ना करे, तो वो आगे नहीं बढ़ पाएगा। उसके अंदर एक भयानक टेस्ट एंजाइटी पैदा हो जाएगी। हाँ, फिर तो नया कुछ भी सीखने की क्षमता ही खत्म हो जाएगी। इसीलिए तो उस मॉडल में इसे एक पेयर्ड स्ट्रक्चर कहा गया है। सीखना और जांचना साथ साथ चलते हैं, एक दूसरे को रोकते नहीं हैं। एकदम सही कहा आपने। और यही आज की हमारी इस चर्चा का सबसे बड़ा सबक है, संतुलन। बैलेंस। चाहे वो विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच का त्रिपक्षीय संतुलन हो, जहां हर कोई एक दूसरे को सीमाओं में रखता है पर काम करने से नहीं रोकता, या फिर हमारे दिमाग का संतुलन। जहां ये संतुलन बिगड़ा, वहां सिस्टम फेल हो जाएगा। आज की इस चर्चा ने सच में बहुत सी जटिल परतों को एकदम साफ कर दिया है। बिल्कुल। अगर हम इस पूरी बातचीत के मुख्य बिंदुओं को समेटें, तो हमने देखा कि ए खटाना का जो फाउंडेशन से लेकर मास्टरी तक का लर्निंग लूप है, और जो प्रशासनिक जवाबदेही का ढांचा है, उन दोनों का मूल सार बिल्कुल एक ही है। हाँ, एक संरचित और निरंतर मजबूत होने वाला लूप। एग्जैक्टली। बिना किसी ठोस संरचना और बिना फीडबैक के कोई भी ज्ञान या सत्ता टिक नहीं सकती। और ये बात भी साफ हो जाती है कि ज्ञान हो या राजनीतिक ताकत, वो तभी मूल्यवान है जब उसे गहराई से समझा जाए, लागू किया जाए और उसकी निष्पक्ष जांच की जाए। सीखना अलग थलग चरणों में पूरा नहीं होता। सही कहा। आज हमने देखा कि कैसे पंगु बना देने वाला नियंत्रण किसी भी प्रशासनिक व्यवस्था को या हमारे सीखने की प्रक्रिया को पूरी तरह से ठप कर सकता है। इसी बात से जुड़ा एक विचार मन में आता है जो सच में सोचने पर मजबूर कर देता है। आज की इस आधुनिक और तेज तरार दुनिया में, जहां लोग अपनी हर छोटी बड़ी चीज को ट्रैक करने में लगे हुए हैं। हाँ, स्मार्ट वॉच और एप्स के जरिए। बिल्कुल। अपनी रोजमर्रा की उत्पादकता को ट्रैक करना, रात की नींद के घंटे मापना, कितने कदम चले ये गिनना, और यहां तक कि शरीर में जाने वाली हर एक कैलोरी का भी टेस्ट और आकलन करना। ये तो आजकल बहुत आम है। तो सोचने वाली बात यह है कि क्या इस निरंतर ट्रैकिंग और खुद को लगातार जांचने के चक्कर में हम भी खुद पर इतना पंगु बना देने वाला नियंत्रण लगा रहे हैं कि हम स्वाभाविक रूप से नए अनुभवों को सीखना और सहजता से इस जिंदगी को जीना ही भूल गए हैं? बहुत ही गहरा सवाल है ये। क्या हमारा अपना चेक एंड बैलेंस सिस्टम हमारे ही खिलाफ काम करने लगा है? ये एक ऐसा विचार है जिस पर हम सभी को ठंडे दिमाग से मंथन करना चाहिए। बिल्कुल सोच में लायक बात है। तो आज की इस गहन चर्चा को इसी विचार के साथ यहीं रोकते हैं। सुनने वालों से विदा लेते हैं। अगली बार फिर किसी दिलचस्प विषय की परतों को उधेड़ेंगे। तब तक के लिए सुनते रहिए और सीखते रहिए।